उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। तो आइए आज एक नया टॉपिक से हम लोग बढ़ते हैं, जो कि हम लोग केमिस्ट्री की एक नए टॉपिक की सॉल्यूशन की बात करेंगे। और आज की जो क्लास है वो पिछले क्लासेस से जुड़ा हुआ है। अगर आप पिछला क्लास अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो जाइए इसी चैनल पर, आपको है ना, इसी के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा इस वीडियो का जो प्रीवियस वीडियो था पिछले क्लास में, आप तो उसको देख करके पहले आइए। और देखिए पिछले क्लास में हम लोग जिक्र किए थे मोल फ्रैक्शन की तरफ, और मोल फ्रैक्शन पे क्वेश्चन आपको हम देकर के छोड़े थे। देखिए ये क्वेश्चन था आपको पिछले क्लासेस में, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन in a solution containing 30% by mass of in carbon tetrachloride। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए हम छोड़े थे कि आप खुद करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, मोलालिटी की तरफ चलते हैं। और देखिए सबसे पहले ये जो मोलालिटी है ये आपको तीसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। इस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की जब बात कर रहे थे तो इसमें परसेंटेज और मोल फ्रैक्शन हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे मोलालिटी। मोलालिटी का कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखिए मोलालिटी क्या है, व्हाट इज मोलालिटी? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। देखिए मोलालिटी को डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलालिटी। मोलालिटी का होता है सर, देखिए अब अमाउंट किसके टर्म होना चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स में। नंबर ऑफ मोल सॉलिड का जितना प्रेजेंट होगा किसी 1 kg सॉल्वेंट में उसको कहा जाता है मोलालिटी। देखिए मोलालिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, और मोलालिटी को मोलल कॉन्सेंट्रेशन या फिर मोलल भी कहा जाता है। मोलालिटी का किस तरह से आप डिफाइन कीजिएगा? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलालिटी। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, आप स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। मोलालिटी को मोलल कॉन्सेंट्रेशन या फिर मोलल भी कहा जाता है। चलिए देखिए मोलालिटी का जो फॉर्मूला होगा, मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड। देखिए Na लिखेंगे यहाँ पर, Na का मतलब होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। W से वेट और B से आप लिखेंगे तो सॉल्वेंट हो जाएगा, यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट, और ये आपका रहेगा केजी में। देखिए कभी कभी ना केजी से हटा करके ग्राम में भी लिखा हुआ हो सकता है, जैसे मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। और जब यहां ग्राम लिखिएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 से। 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे फार्मूला में, क्योंकि यहां पर देखिए केजी है। केजी को अगर आप ग्राम में चेंज कीजिएगा, केजी को किस में चेंज कीजिएगा? ग्राम में। तो मान लीजिए आपका लिखा हुआ ये मोलालिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। अब चूंकि ग्राम में फॉर्मूला किस में होता है आपका? केजी में। तो इस ग्राम को क्या कीजिएगा? 1000 से डिवाइड, तो ये केजी में हो जाएगा। और ये जो सबसे नीचे है यही कहां चल जाता है आपका? ऊपर चल जाएगा। तो इसलिए यहां 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब मोलालिटी की डिफिनेशन की बात आएगा तो आप लिखिएगा द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलालिटी। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, और इसे मोलल कॉन्सेंट्रेशन या मोलल भी कहा जाता है। तो सही इसकी फार्मूला क्या होगा? तो मोलालिटी का फार्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, और जब ग्राम लिखिएगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए मोलालिटी का जो यूनिट हम लोग देखेंगे, मोलालिटी का यूनिट होता है मोल पर केजी या फिर मोलल होता है। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या आपका? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, इसका यूनिट मोल हो जाएगा, नीचे आपका वेट है तो इसका हो जाएगा केजी। मोल पर केजी, या इसी को क्या कहते हैं? मोलल कहा जाता है, इसी को मोलल कहते हैं। तो मोलालिटी का जो यूनिट होता है वो होता है मोल पर केजी। आगे देखते हैं मोलालिटी का, है ना, टेम्परेचर पर किस तरह से डिपेंड करता है। देखिए मोलालिटी और टेम्परेचर में रिलेशन देखेंगे। पहले इससे समझ लीजिए कि जो हम बात करेंगे टेम्परेचर का, देखिए अगर कोई आपका सब्सटेंस है, तो कोई भी सब्सटेंस होता है, इसका जो वॉल्यूम होगा सर, ये वॉल्यूम डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर पर। किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम डिपेंड करता है किस पर? टेम्परेचर पर। अब 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि अगर किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से उस सब्सटेंस का वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन उस सब्सटेंस के मास में कोई परिवर्तन नहीं आता है। यहाँ मास की बात करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ाइए या घटाइए, मास में कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि वॉल्यूम सर इसका इंक्रीज कर जाएगा। इफ इंक्रीज इन टेम्परेचर देन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेस बट नो इफेक्ट ऑन मास ऑन दैट ऑब्जेक्ट।
यानी टेम्परेचर आप बढ़ाइएगा, वॉल्यूम क्या कर जाएगा, बढ़ेगा, लेकिन मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि टेम्परेचर को आप घटा दें, कम करेंगे, तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कम होगा। यानी जिस भी क्वांटिटीज में वॉल्यूम रिलेटेड है, तो टेम्परेचर को चेंज करने से वॉल्यूम चेंज हो जाएगा वो, और वॉल्यूम से जो संबंधित होगा वो अभी आपका क्वांटिटी चेंज करेगा। लेकिन सर जो टेम्परेचर और मास की बात करेंगे तो मास डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। अब आइए इसी से हम लोग रिलेट करते हैं, मोलालिटी की तरफ चलते हैं। देखिए मोलालिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहां देखिए नंबर ऑफ मोल्स को अगर आप तोड़िएगा तो इसका फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये दोनों किसका रहेगा, सॉल्यूट का ही रहेगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास ऑफ सॉलिड। पहले से आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट है केजी में। अब ध्यान दीजिए मोलालिटी के फॉर्मूला में सिर्फ क्या प्रेजेंट है, मास, कहीं भी वॉल्यूम नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि टेम्परेचर को घटाइए या बढ़ाइए, मास में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और चूंकि मोलालिटी कंप्लीटली किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पर, तो मास तो चेंज होता नहीं है, इसलिए मोलालिटी टेम्परेचर को चेंज होने से अफेक्टेड नहीं होता है। अर्थात मोलालिटी डज नॉट अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। मोलालिटी किसी भी तरह से टेम्परेचर पर आपका डिपेंड नहीं करता है। तो देखिए क्वेश्चन आपका रहेगा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलालिटी। मोलालिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर। जो मोलालिटी होता है वो टेम्परेचर से क्या होगा, इंडिपेंडेंट, यह टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता आपका। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए कुछ एग्जांपल्स है आपकी मोलालिटी पर, इसको करने का प्रयास करते हैं। देखिए एग्जांपल है मोलालिटी ऑफ 0.5 m NaOH मीन्स। समझिएगा जब आप क्वेश्चंस करेंगे न्यूमेरिकल तो ये आपको हेल्प करेगा। क्वेश्चंस का छोटा सा जो होगा ये पार्ट एक होगा जिसको आपको क्वेश्चन को करने में हेल्पफुल रहेगा। तो आइए समझते हैं इसको, क्या इसका मतलब है। मोलालिटी 0.5 m NaOH मीन्स, जब NaOH लिखा गया, देखिए जिसका लिखा हुआ रहेगा वो सॉलिड होता है, और जो सॉल्वेंट आपको नहीं गिवन है वो हमेशा क्या रहेगा, वाटर रहेगा या एक्वस सॉल्यूशन कहेगा। तो मोलालिटी 0.5, इसको तोड़ना सीखिए आप लोग। देखिए 0.5 m ये आपको गिवन है मोलालिटी, लेकिन मोलालिटी का तो फॉर्मूला होता है सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब देखिए यहाँ पर आपका वैल्यू दिया हुआ 0.5 मोलर, मोलालिटी का वैल्यू 0.5। कब आएगा 0.5 m आंसर, आपको मोलालिटी निकालना है 0.5। मान लीजिए आंसर आपका दिया हुआ है, मोलालिटी का वैल्यू आपका मान लीजिए दिया हुआ है 0.5 है, और आपके पास मोलालिटी का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहाँ पर अब देखिए मोलालिटी आपको लाना है 0.5, 0.5 लाना है। कैसे आएगा, तो इसको लाने के लिए अगर आपका नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाए 0.5 मोल और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाए 1 kg, तो बताइए इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 0.5 m आ जाएगा। मतलब मोलालिटी आपको गिवन है 0.5 m। कैसे आएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना होना चाहिए 0.5 मोल, वेट कितना होना पड़ेगा 1 kg, तब इसकी मोलालिटी 0.5 आएगा। इसका अर्थ यह है कि आपका सॉल्यूट का जो मोल होगा यानी NaOH का जो मोल होगा, ठीक है ना, वो आपको कितना रहेगा सर 0.5 मोल, 0.5 मोल होगा, 0.5 मोल। तो देखिए यहाँ पर आपका जो मोल होगा सॉल्यूट का, यहाँ पर मोल होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट ऑफ NaOH इज 0.5 मोल, 0.5 मोल, और जो मास ऑफ सॉल्वेंट होगा वो आपका कितना हो जाएगा 1 kg। वाटर क्यों लिखे हैं, क्योंकि सॉल्वेंट की बार सॉल्वेंट का जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा सर वाटर 1 kg, सॉल्वेंट हो जाएगा वाटर और इसका मास हो जाएगा 1 kg। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ देखिए 3.2 m एक्वस सॉल्यूशन मींस, इसका क्या अर्थ है 3.2 m, 3.2 m, इसका अर्थ है कि आपकी मोलालिटी कितना लाना होगा 3.2 m लाना है। अब बताइए मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। आपको लाना आंसर 3.2 m मोलालिटी, तो इसकी जगह पर 3.2 लाने के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स 3.2 होना चाहिए, डिवाइडेड बाय वेट कितना लिख दें 1 kg,
और ये 3.2 मोल। अब बताइए क्या आंसर 3.2 आ सकता है? बिल्कुल आ जाएगा, 3.2 मोल पर केजी आ जाएगा। इसका अर्थ यह है कि सॉल्यूट का जो मोल होगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये 3.2 मोल होगा और मास ऑफ जो सॉल्वेंट होगा वो होगा आपका 1 केजी। सॉल्वेंट का मास कितना रहेगा? तो 1 केजी रहेगा। चलिए आगे एग्जांपल देखिएगा, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। देखिए प्रश्न आपका क्या कहता है, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ 2.5 ग्राम, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। आपको मोलालिटी कैलकुलेट करना है सर, ठीक है। 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड का, 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड गिवन है, इसकी मोलालिटी निकालना है 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। अब यहां से देखिए आपके पास क्या है, 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड प्रेजेंट है 75 ग्राम ऑफ बेंजीन में। इसका अर्थ ये है कि आपका सॉल्यूट होगा कम मात्रा में है तो, और ये आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, बेंजीन क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट, क्योंकि ये अधिक मात्रा में है। अब आपको मोलालिटी निकालना है तो इसकी सर जो सॉल्यूट होगा उसका मोल का जरूरत पड़ेगा। अब मोल का जरूरत पड़ेगा तो मोल का फॉर्मूला गिवन मास बाय मोलर मास, तो इसकी मोलर मास की भी आवश्यकता आपको पड़ेगा। चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, मोलर मास ऑफ CH3COOH पहले निकाल लीजिए क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगा। अब बताइए कार्बन की संख्या इसमें कितना है, एक और एक दो। एक कार्बन का मास 12 इंटू 2 करेंगे। उसके बाद हाइड्रोजन की संख्या 4 है तो एक हाइड्रोजन का मास 1, 4 का 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऑक्सीजन 2 है तो 16 इंटू 2 हो जाएगा, टोटल आपका मोलर मास निकल जाएगा 60 ग्राम। अब ध्यान देंगे, मोल्स अगर निकालना चाहते हैं किसका है, इथेनोइक एसिड का, तो मोल्स निकालने का फॉर्मूला गिवन मास 2.5 डिवाइडेड बाय मोलर मास, इसका वैल्यू आ जाएगा 0.0417 पर मोल। 0.417 मोल आ जाएगा इसका सर मोल्स। अब देखिए आपको जरूरत पड़ेगा मास ऑफ बेंजीन इन केजी, क्योंकि फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो आप क्या कीजिए कि जो बेंजीन का मास है वो केजी में क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। तो बेंजीन का मास दिया हुआ 75 ग्राम, 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। अब आपके पास है मास ऑफ बेंजीन और मोल ऑफ इथेनोइक एसिड। मोलालिटी अगर निकालना चाहते हैं इथेनोइक एसिड का तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड डिवाइडेड बाय मास ऑफ बेंजीन इन केजी। मोल दिया हुआ है 0.0417 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 75 ग्राम। देखिए जब यहां पर इसको निकालें तो 75 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं, इसको हटा सकते हैं आप, यहां से हटा दीजिए। बात वही है, अगर इसको ऊपर लेके जाइएगा तो यहां से कितना हो जाएगा, 1000 ऊपर हो जाएगा आपका। तो इस तरह से आप सोल्व कीजिएगा, इसका वैल्यू तो आ जाएगा 0.556 मोल पर केजी मोलालिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट आपका प्रश्न है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया NH2CONH2 रिक्वायर्ड मेकिंग 2.5 ग्राम ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ये आपका प्रश्न है सर, ठीक है ना। और ये प्रश्न जो है ये आपको प्रश्न को आपको खुद करना है सर। ये जो प्रश्न आपका गिवन है ये प्रश्न आपको खुद करना है, ठीक है ना। ये प्रश्न आप खुद करेंगे, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। देखिए क्या कहता है कि यहां पर 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, ये मोलालिटी आपको गिवन है सॉल्यूशन का। अब बताइए कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया, आपको यूरिया का क्या करना है, मास कैलकुलेट करना है। मेकिंग 2.5 kg ऑफ इतना मोलर, मतलब ये सॉलिड का मास आपको, सॉलिड यहाँ पर ये सॉलिड है, इसकी मास आपको कैलकुलेट करना है। तो ये प्रश्न आप खुद करेंगे, है ना। और प्रश्न को आप कीजिए, करने के बाद क्या करना है आपको, आंसर को कमेंट में कीजिए, ठीक है। उसके बाद हम चेक कर लेंगे, अगर सही होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि होगा सर मोलारिटी। क्या होगा, मोलारिटी। तो समझिएगा ध्यान से, मोलारिटी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे ना तो मोलारिटी काफी क्या है, इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको सीखना होगा सर, ध्यान से सीखिएगा मोलारिटी क्या होता है। तो चलिए मोलारिटी की तरफ हम लोग चलते हैं। व्हाट इज मोलारिटी,
मोलारिटी क्या है? देखिए मोलारिटी क्या है, जैसे मोलारिटी को डिफाइन किए थे ना वैसे ही मोलारिटी को डिफाइन कीजिएगा, बस फर्क क्या होगा, उसमें सॉल्वेंट का मास था, इसमें आपका क्या होगा, तो सर सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा। देखिए द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। समझ आ गया? देखिए द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। सॉल्यूशन के 1 लीटर में जितना सॉल्यूट का मोल प्रेजेंट होगा उसको मोलारिटी कहते हैं। फिर से सुनिएगा, सॉल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम में सॉल्यूट का जितना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होगा उसको कहते हैं मोलारिटी। मोलारिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे मोलर कॉन्सेंट्रेशन या फिर मोलर कहते हैं। मोलारिटी को कैपिटल एम से, जबकि मोलालिटी को स्मॉल एम से। इसको मोलर या क्या कहिएगा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन कहिएगा। अब बताइए अगर इसके हम फार्मूला लिखेंगे तो मोलारिटी का फार्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सर लीटर को अगर ml में लिखेंगे तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और यदि सर इसे लिखेंगे ml में तो 1000 से क्या कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। सर समझ में आया? चलिए मोलारिटी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए तो मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और सर अगर ml में लिखना है तो 1000 से क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई। 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिट क्या होता है सर मोलारिटी का, तो यूनिट होता है मोल पर लीटर या फिर मोलर। यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर या फिर सर मोलर। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा आगे। जैसे हम लोग देखे थे मोलारिटी किस प्रकार से डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, तो नहीं डिपेंड करता है। अब बात करते हैं मोलारिटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलारिटी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलारिटी। क्या मोलारिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है? करता है। तो कैसे करता है आइए देखते हैं। आपको सर ये बात पता है यदि टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से किसी सब्सटेंस का वॉल्यूम बढ़ जाता है। बात समझ में आया? और एक बात बताइए, मोलारिटी का फार्मूला से देख के बताइए। जो मोलारिटी होता है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मतलब नीचे वॉल्यूम होता है, मोलारिटी और वॉल्यूम में कैसा रिलेशन, इनवर्सली होता है सर। मोलारिटी और वॉल्यूम में कैसा रिलेशन बताइए ना, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आप ही देख के बताइए कि मोलारिटी और वॉल्यूम में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली। मतलब सर भी बढ़ेगा तो m घटेगा, भी घटेगा तो m बढ़ेगा। क्लियर हुआ? और बता है एक बात, जो वॉल्यूम है ना सर वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। देखिए वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है। अब मोलारिटी कहता है कि हम भैया घटते हैं, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोलारिटी घट जाएगा। अर्थात मोलारिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। मोलारिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। कैसे सर? तो कैसे डिपेंड करता है, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज देन मोलारिटी of the solution decreases because the increase in temperature cause the volume of solution increases। चलिए ध्यान दीजिए, if the temperature increases the molarity of the solution decreases because the increase in temperature cause the volume of the solution increases। यहाँ पर बढ़ता है, इसलिए। क्लियर हुआ? चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं सर, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलारिटी। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलारिटी। पहले आप डाइल्यूशन समझ लीजिए, डाइल्यूशन क्या होता है देखिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं कि किस तरह से डिपेंड करता है। किस प्रकार से डाइल्यूशन पर डिपेंड करता है मोलारिटी। सर डाइल्यूशन होता क्या है, देखिए डाइल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज डाइल्यूशन? एडिशन ऑफ मोर सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन इज कॉल्ड डाइल्यूशन। एडिशन ऑफ मोर सॉल्वेंट, भैया आप किसी सॉल्यूशन में अधिक से अधिक सॉल्वेंट क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाइल्यूशन। आपके पास मान लीजिए एक गिलास में पानी है और इसमें क्या है भैया, आपका चीनी डाला हुआ है, बन गया सर शरबत। क्या बन गया भैया, शरबत बन गया।
अब इसमें और आप क्या कर दिए, पानी और ऐड करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं, इसी को क्या कहते हैं, डाइल्यूशन कहते हैं। घर में एक गिलास पानी लीजिए, उसमें चीनी मिला दीजिए, ऊपर से और पानी डालते जाइए, कहिएगा कि तो पतला होते जा रहा है, ये पतला होते जा रहा है, डाइल्यूट होते जा रहा है भैया। तो आप इसको डाइल्यूट को समझ सकते हैं इस प्रकार, एडिशन ऑफ मोर सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन इज कॉल्ड डाइल्यूशन। शायद आपको बात समझ में आया होगा कि डाइल्यूशन क्या होता है। चलिए अब एक बात बताइए भैया, अगर आप इसमें पानी डालिएगा तो वॉल्यूम किसका बढ़ेगा, पानी का तो बढ़ेगा। तो पानी क्या है, सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट है तो पानी का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम वही रहेगा, नहीं रहेगा, वो ना बढ़ जाएगा, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, बढ़ ही जाएगा। अब मान लीजिए सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम आपका बढ़ गया सर, तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तभी ना बता है कि अगर एक कर सॉल्यूशन वॉल्यूम बढ़ गया सॉल्यूशन का, तो कर मोलारिटी क्या हो जाएगा भैया, घट जाएगा। अरे भैया जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तब मोलारिटी का क्या औकात, तो घट ही जाएगा, ओकर कोई औकात ओकर सामने नहीं है, ये बढ़ा तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका मतलब यह है भैया कि डाइल्यूट करेंगे तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़िए जाएगा, और सॉल्यूशन के वॉल्यूम बढ़ गया तो मोलारिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब समझ में आया कि डाइल्यूट करने से सॉल्यूशन का मोलारिटी घट जाता है। ऑन इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेज। भैया यदि आप डाइल्यूशन को इंक्रीज कीजिएगा तो मोलारिटी क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन का डिक्रीज करेगा। आओ आगे देख लीजिए, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन। अब भैया जब इसको डाइल्यूट कर रहे थे तो छीनने का कुछ काम था नहीं था, वो बेचारा चुपचाप बैठल था, जितना पहले था बाद में भी उतना ही था, तो नंबर ऑफ मोल्स छीनने का तो यही ना रहेगा, मतलब सर सॉलिड कुछ इसमें नहीं करने वाला है, ज्यों का त्यों रहेगा। समझ में आया। चलिए ध्यान दीजिए, ऑन इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन द वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम तभी बताया कि इंक्रीज कर जाएगा, वॉल्यूम क्या कर जाएगा आपका, इंक्रीज कर जाएगा। चलिए इस पे थोड़ा और डिस्कस करते हैं, बढ़िया से समझिएगा इसको। देखिए सॉल्यूशन जो है आप इसको डाइल्यूट कीजिए, सॉल्यूशन को आप क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे, तो सॉल्यूशन को डाइल्यूट कीजिएगा तो इसमें वॉल्यूम क्या कर जाएगा आपका, इंक्रीज कर जाएगा। अब मान लीजिए सॉल्यूशन का पहले का जो वॉल्यूम था वो V1 था, और इसको डाइल्यूट करने के बाद वॉल्यूम तो सर चेंज कर जाएगा, V2 हो जाएगा। इसका नंबर ऑफ जो मोल्स है ना वो मान लीजिए N1 है, और बाद में डाइल्यूट करने के बाद नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, सॉलिड का N2। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड मान लीजिए भैया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, और यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, सॉलिड, तो ये N2 हो गया। दूसरी बात बताइए, इसकी जो मोलारिटी होगा M1, डाइल्यूट करने के बाद वही रहेगा ना, चेंज हो जाएगा, मतलब मोलारिटी भैया आपका N1 नहीं क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा, चेंज करेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, सॉलिड का मोल, सॉलिड को तो आप नहीं ऐड कर रहे हैं, ना निकाल रहे हैं ना ऐड कर रहे हैं, तो बताइए चेंज करेगा ना, बिल्कुल नहीं। N1 और N2 क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा भैया, N1 N2 क्या रहेगा आपका, सेम रहेगा। मतलब बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन कौन चेंज नहीं होगा, तो N1 और N2 चेंज नहीं होगा, N1 और N2 क्या रहेगा आपका, इक्वल रहेगा। बात समझ में आया। अब देखिए आपके पास मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, m बराबर n अपॉन v। अब एकरा में एक बात बताइए, अगर हमको n निकालने का मन किया तो क्या कीजिएगा, m इंटू v। हम कहेंगे ना n1 निकालने का इच्छा है तो आप कर लीजिए m1 v1, और n2 निकालने का इच्छा है तो लिख लीजिए m2 v2। और अगर n1 n2 बराबर हो जाए तो भैया आप लिख सकते हैं m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए देखिए आपका प्रश्न है, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर C12H22O11। इस शुगर का फॉर्मूला होता है इन मोल पर लीटर। देखिए मोल पर लीटर किसका रेट होता है, मोलारिटी का, तो आपको मोलारिटी दे चुका है। इट इज 20 ग्राम आर डिजोल्व्ड इन इनफ वाटर टू मेक फाइनल वॉल्यूम अप टू 2 लीटर। जानते हैं यहाँ पर आपका शुगर दिया हुआ है और शुगर को डिजोल्व किया गया है, शुगर को डिजोल्व किया गया है किसमें, वाटर में, ताकि जो फाइनल वॉल्यूम है वो कितना बन सके, 2 लीटर बन सके। और जो आपका शुगर है वो कितना ग्राम दिया हुआ है, तो शुगर का मास 20 ग्राम दिया हुआ। देखिए इस शुगर का जो मास है आपका वो 20 ग्राम आपका दिया हुआ। चलिए इसको सोल्व करिए लेते हैं। देखिए व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर, शुगर का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है क्या सर, मोल पर लीटर में। उसकी मास गिवन है 20 ग्राम और डिजोल्व किया जा रहा है इनफ वाटर में, ताकि फाइनल वॉल्यूम कितना बन सके, 2 लीटर बन सके। चलिए समझिएगा,
मास ऑफ शुगर, मास ऑफ शुगर आपका कितना दे दिया भैया, देखिए तो मास ऑफ शुगर दे दिया हुआ है 20 ग्राम, डिसॉल्व्ड इन इनफ वाटर। अब हमें नहीं पता कितना वाटर है, लेकिन फाइनल वॉल्यूम दिया हुआ है। पहले काम कीजिए, शुगर का नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स। तो देखिए शुगर का मोल्स निकालिएगा तो गिवन मास 20 बाई शुगर का मोलर मास भी लिखना पड़ेगा ना सर। मोलर मास इसका होता है 342, इसका निकाल लीजिएगा ना, C12H22 11 का निकालिएगा तो आ जाएगा आपका 20 बाई 342 आ जाएगा मोल्स। इसको आगे सोल्व कीजिएगा तो 10 बाई 171 आ जाएगा आपका। क्लियर है? ये आपका नंबर ऑफ मोल्स किसका आ जाएगा भैया, बताइए ना, शुगर का। अब एक बात बताइए, वॉल्यूम इसका दिया हुआ है कितना, 2 लीटर, वॉल्यूम 2 लीटर। आपको निकालना है कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर, अर्थात किसमें, मोलारिटी निकालना है ना। बोलिए मोलारिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यहां देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड आ जाएगा आपका, इसको हटाइए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ आपका 10 बाई 171 और इसकी वॉल्यूम कितना हो जाएगा सर, 2 लीटर हो जाएगा। फाइनली 2 लीटर, 2 से काट दीजिए 5 आ जाएगा आपका 5/171। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा मोल पर लीटर में आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं सर। एक और आपका क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन। देखिए कहता है कि कैलकुलेट कीजिए मोलारिटी को, है ना, किसी सॉल्यूशन की मोलारिटी जिसमें कंटेन है NaOH इन 450 ml ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन 450 ml है वॉल्यूम उसके, सॉलिड दिया हुआ है 5 ग्राम। तो सर ये भी आपको निकालना आसान क्वेश्चन है। देखिए किस तरह से इसको कीजिएगा। सबसे पहले आप निकाल लीजिए मोल ऑफ NaOH, मोल ऑफ NaOH निकाल लीजिए। मोल ऑफ NaOH निकालेंगे तो गिवन मास 5 ग्राम अपॉन NaOH का मोलर मास 40, 0.125 मोल हो जाएगा। अब बताइए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है, 450 ml, 450 ml। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। मोलारिटी का फॉर्मूला होता है सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और अगर मान लीजिए ml में लिखते हैं तो 1000 से क्या करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई। निकाल लीजिए, सोल्व कर लीजिए। देखिए नंबर ऑफ मोल्स कितना आपका आया है, तो 5/40 ये आपका नंबर ऑफ मोल्स था, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 450, और अगर ml में है तो 1000 से क्या कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको सोल्व कर लीजिए, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 2 जा 10 और ये 5 9 बार में कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए 10/36, ये आपका आ जाएगा मोल पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन। इसको सोल्व कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए आगे कई सारे प्रश्न हैं। अब 2-3 प्रश्न आपको किए तो शायद समझ में आ गया होगा। आगे आप क्या करेंगे, इन सभी प्रश्न को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सारा प्रश्न तो हम करा नहीं सकते हैं। देखिए कुछ प्रश्न आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। हाउ मेनी मोल्स एंड हाउ मेनी ग्राम्स H2SO4 आर प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। इन सभी प्रश्न को आप खुद से करने का प्रयास कीजिए। नहीं ठीक है, नहीं होगा तो फिर कमेंट कीजिए कि सर इसका सॉल्यूशन आप बता दीजिए, हम सॉल्यूशन बता देंगे। कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन आपका है, देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है। 30 ग्राम ऑफ CONO3 का होल ट्वाइस 6H2O इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। सेकेंड आपका प्रश्न है 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 मोलर, डाइल्यूटेड टू 500 मोलर, यहाँ पर सॉरी डाइल्यूटेड टू यहाँ पर 500 ml दिया हुआ है, 500 ml। इसको डाइल्यूट किया जाता है 500 ml तक। फिर सारे प्रश्न करने का प्रयास करेंगे खुद से। एक और प्रश्न देखिए, कैलकुलेट molarity and mole fraction of potassium iodide if the density of 20% mass by mass aqueous potassium iodide is 1.202 ग्राम पर मोल। देखिए सारे प्रश्न आपका एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट बता दिए,
एक दो प्रश्न भी करा दिए हैं। अब वो अगर कॉन्सेप्ट आप क्लियर रखिए और सारे प्रश्नों को आप खुद से प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए। नहीं बनता है कमेंट कीजिए कि सर इस क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन बताइए, तो अगले वीडियो में हम क्या कर देंगे, सॉल्यूशंस बना देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए मोलारिटी ऑफ मिक्सचर, नेक्स्ट आपका टॉपिक है मोलारिटी ऑफ मिक्सचर। अगर आप ध्यान दीजिएगा मोलारिटी ऑफ मिक्सचर बोर्ड का अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं मोलारिटी ऑफ मिक्सचर पे जाने का, ठीक है ना। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा मोलारिटी ऑफ मिक्सचर का। मोलारिटी ऑफ मिक्सचर एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है नेट जेईई के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए कोई पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बोर्ड एग्जाम के लिए आपका कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं आता ही नहीं कभी, ठीक है ना, उसके सिलेबस में नहीं है। तो आगे देखेंगे मोलारिटी ऑफ मिक्सचर क्या होता है। मोलारिटी ऑफ मिक्सचर इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मोल्स। जो मोलारिटी ऑफ मिक्सचर होता है ना वही आपका होता है किस पर, कंजर्वेशन ऑफ मोल्स पर बेस्ड होता है। मान लीजिए आपके पास 2 सॉल्यूशंस है और दोनों के पास सेम सॉलिड है। ऐसा मान लेते हैं कि 2 सॉलिड है सर और दोनों में नंबर और दोनों में जो सॉलिड्स है वो क्या है, सेम है, मतलब दोनों में सेम सॉलिड प्रेजेंट है। 2 आपके सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन मान लीजिए आपका ये फर्स्ट सॉल्यूशन है और ये आपका सेकंड सॉल्यूशन है, लेकिन दोनों में क्या है सर, आपका सॉलिड सेम प्रेजेंट है। सॉलिड क्या चाहिए, सेम प्रेजेंट। अब मान लीजिए पहले वाले जो सॉल्यूशन है, ये पहले वाले सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड N1 है और दूसरे वाले सॉल्यूशन में आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड N2 है। इस सॉल्यूशन की मोलारिटी M1 है और इस सॉल्यूशन सेकंड वाले का M2 होगा, और इसका मान लीजिए वॉल्यूम V1 है और इसकी मान लीजिए वॉल्यूम क्या है, V2 है। लेकिन दोनों सॉल्यूशन में एक चीज कॉमन होगा, सॉलिड सेम होगा। जैसे मान लीजिए इसमें क्या है, सोडियम क्लोराइड सॉलिड के रूप में, तो यहाँ पर भी क्या चाहिए, सोडियम क्लोराइड ही होना चाहिए। मतलब दोनों सॉल्यूशन जब मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो एक चीज कॉमन होगा, आपका सॉलिड आपका सेम होना चाहिए। अगर ये शुगर का सॉल्यूशन है तो भी शुगर का सॉल्यूशन होना चाहिए, ये सॉल्ट का है तो भी आपका सॉल्ट का होना चाहिए। अब मान लीजिए कि दोनों सॉल्यूशन को एक दूसरे में क्या कर दीजिए, मिक्स कर दीजिए। जब दोनों सॉल्यूशन को एक दूसरे में मिक्स कर दीजिएगा तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ जाएगा, N1 प्लस N2, टोटल मोल्स निकालेंगे तो N1 और N2 को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें सॉलिड सेम रहेगा तभी ये जुड़ पाता, अगर सॉलिड डिफरेंट होता तो आप N1 प्लस N2 नहीं कर पाते। दूसरा समझिएगा, अगर दोनों को आप मिक्स कर रहे हैं तो वॉल्यूम वही रहेगा कि चेंज कर जाएगा, तो वॉल्यूम भी आपका भैया देखिए चेंज कर जाएगा। V1 और V2 क्या हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम कुछ और हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम चेंज कर जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा जब मोलारिटी की बात कीजिएगा तो मोलारिटी M1 प्लस M2 से नहीं आएगा सर। यही तो आपको निकालना है कि जब दो सॉल्यूशन को आप क्या कीजिएगा, मिक्स कीजिएगा, तो सर उसकी मोलारिटी M1 प्लस M2, क्या M1 प्लस M2 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा आंसर, नहीं आएगा। N1 प्लस N2 कीजिएगा तो आ जाएगा, V1 प्लस V2 कीजिएगा। जैसे मान लीजिए 50 ml है एक सॉल्यूशन का वॉल्यूम, दूसरे सॉल्यूशन का आपका है 25 ml, अब ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 75 ml। लेकिन अगर मोलारिटी पहले का आपका है 0.5 मोलार, दूसरे सॉल्यूशन का मोलारिटी है 0.3 मोलार, तो क्या आपका फाइनल मोलारिटी M1 प्लस M2 कीजिएगा तो 0.8 M आएगा? कोई जरूरी नहीं है कि यह आएगा सर। इसलिए आपको मोलारिटी निकालना है 2 सॉल्यूशन के मिक्सचर का। ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सॉलिड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सॉलिड आपका सेम होना चाहिए सर। तो फाइनल मोलारिटी निकालने का क्या तरीका है, देखिए फाइनल मोलारिटी अगर आप निकालना चाहते हैं तो फाइनल मोलारिटी का फार्मूला होगा टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। भैया फाइनल मोलारिटी निकालना है तो M1 प्लस M2 से नहीं निकलेगा, आपको निकालना पड़ेगा टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, यानी फाइनल मोलारिटी इज इक्वल टू N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 करना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टोटल वॉल्यूम कीजिएगा तो आपको फाइनल मोलारिटी निकल जाएगा। एक बात बताइए, मोलारिटी का फार्मूला क्या होता है, N अपॉन V, इसलिए N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M इंटू V, और यदि हम लिखे N1 तो आप लिखिएगा M1 V1 लिखिएगा ना, N2 निकालिएगा तो क्या लिखिएगा, M2 V2। तो इसका हम लोग यूज कर लेते हैं, N1 की जगह लिख सकते हैं M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो फाइनल मोलारिटी निकालने का ये भी तरीका है, M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 से निकाल सकते हैं। चलिए इसमें देखिए डाइल्यूशन इफेक्ट, डाइल्यूशन इफेक्ट क्या है इसमें, यानी मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन आपको अगर गिवन है तो उसका डाइल्यूट करने पर, जब आप उसको डाइल्यूट कीजिएगा तो क्या इफेक्ट होगा, व्हेन सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड,
द मोल्स ऑफ सॉलिड डू नॉट चेंज बट मोलारिटी चेंजेस while on taking out of a small volume of solution from a large volume। जब एक सॉल्यूशन को दूसरे सॉल्यूशन में मिक्स कीजिएगा, हो सकता है एक सॉल्यूशन का वॉल्यूम कम हो, दूसरे का क्या हो, ज्यादा हो, तो जब मिक्स कीजिएगा तो सॉलिड का नंबर ऑफ मोल्स तो वही रहेगा, लेकिन उसकी मोलारिटी क्या कर जाएगा, आपका चेंज कर जाएगा। तो डाइल्यूशन इफेक्ट कहता है कि यदि किसी सॉल्यूशन को आप डाइल्यूट करेंगे तो उसकी सर आपका मोलारिटी क्या हो जाएगा, चेंज कर जाता है, तो इसकी मोलारिटी चेंज कर जाएगा। देखिए फाइनल मोलारिटी जो होगा, वो फाइनल मोलारिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा फाइनल मोलारिटी का फॉर्मूला होगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स बाय V1 प्लस V2 करके निकाल सकते हैं। और यहां पर आपका क्या था, यहां M1 V1 प्लस क्या कर सकते हैं, M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2 से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए ml of 0.2 molar H2SO4 mixed with 50 ml of 0.3 molar H2SO4 find molarity of final solution। समझ में आ गया नहीं आ गया? देखिए 50 ml है तो इसका जो वॉल्यूम है सर, पहला सॉल्यूशन देखिए, पहला सॉल्यूशन H2SO4 का 50 ml का है और इसकी मोलारिटी M1 का वैल्यू गिवन है 0.2 मोलर। दूसरे सॉल्यूशन की बात करते हैं, देखिए आपका वॉल्यूम दिया हुआ है गिवन V2, दूसरे सॉल्यूशन के लिए 50 ml फिर से दिया हुआ है और दूसरे सॉल्यूशन के लिए मोलारिटी M2 कितना दिया हुआ 0.3। आपको फाइनल मोलारिटी निकालना तो क्या कीजिएगा, M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2 कर लीजिए। अब बताइए M1 का वैल्यू कितना है 0.2, V1 का वैल्यू 50 प्लस M2 का वैल्यू 0.3 इंटू 50 अपॉन 50 प्लस 50 कितना हो जाएगा 100। इसको सोल्व कर लीजिए ना, 5 टू जा कितना हो जाएगा 10 प्लस 5 टू जा कितना हो जाएगा 15 डिवाइड बाय 100, 25 बाई 100 कितना हो जाएगा कट के 1/4 मोलारिटी हो जाएगा। सर समझ में आया, नहीं समझ में आया, 0.25 हो जाएगा। तो देखिए इसका सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 0.25। अब बताइए 0.25 ना तो इसकी मोलारिटी था ना तो इसका मोलारिटी था, बीच में आ गया सर, तो चेंज तो हो जाएगा, ऐड करने के बाद नहीं हो जाएगा, वो घट जाएगा सर, ठीक है ना। अब देखिए और सारे प्रश्न हैं जो आपको खुद से करना है भैया, हम सारे प्रश्न आपको नहीं करके देंगे, पहले खुद से प्रैक्टिस कीजिए, नहीं बनता है कमेंट कीजिए, कमेंट में क्वेश्चन लिख दीजिए, आपको वीडियो बना करके दे दिया जाएगा। फाइंड फाइनल मोलारिटी इन ईच केस 500 ml of 0.1 molar HCl and 500 ml of 0.42 molar HCl। भैया ये भी प्रश्न सेम टू सेम है, तो ये सारे प्रश्न देख लीजिए, आपको करना होगा, ये सारे प्रश्न आप खुद से करेंगे। देखिए यहाँ पर, और ये सारे प्रश्न जानते हैं एनसीईआरटी का, आपका सारा प्रश्न जो है एनसीईआरटी का है, ये क्वेश्चन हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया, ये सारे प्रश्न आपको खुद से करने होंगे, ठीक है। हम आपको आगे चलते हैं। देखिए अगला जो आपका कंसंट्रेशन टर्म है वो आपका है सर, इसके बाद जो कंसंट्रेशन टर्म है वो आपका है, ध्यान दीजिए इसमें क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पार्ट्स पर मिलियन। समझ लीजिए पार्ट्स पर मिलियन क्या है सर। देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्ट्स पर मिलियन, a unit of measurement that describes the concentration of substance in a solution or mixture, इसको कहते हैं हम लोग पार्ट्स पर मिलियन। हाउ इट वर्क्स, देखिए कैसे वर्क करता है पार्ट्स पर मिलियन। वन पार्ट पर मिलियन ppm इज इक्वल टू द 1 पार्ट पर मिलियन पार्ट्स। सर इसका एग्जांपल समझिएगा, 2 पार्ट्स पर मिलियन मींस 2 पार्ट्स आउट ऑफ एवरी 1 मिलियन पार्ट्स, मतलब 2 पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है कि प्रत्येक 1 मिलियन में कितना पार्ट्स ले जाएगा, 2 पार्ट्स होगा। 1 ppm इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम पर लीटर ऑफ वाटर, यानी mg पर लीटर कह सकते हैं, या 1 मिलीग्राम पर किलोग्राम ऑफ सोइल कह सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए इसको करते हैं। When it is used, इसका यूज कब करते हैं सर हम लोग, when it is used। चलिए इसको कब यूज करते हैं ध्यान दीजिएगा, when it is used, ppm is used to describe very dilute concentration। ppm का जो यूज करते हैं वो very dilute concentration के लिए यूज करते हैं। it is used to quantity assumes environmental monitoring। और दूसरा इसका सर ppm is used in mining where is इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम ऑफ मेट्रिक टन, यहां पर यूज करते हैं।
अगला जो टर्म्स आपको है सर कंसंट्रेशन नंबर पार्ट्स पर बिलियन, पीपीबी, पीपीबी। देखिए इसका डिफिनेशन क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ मास containing per 1000 millions यूनिट्स ऑफ टोटल मास। ठीक है, तो ये आपका कंसंट्रेशन टर्म था। इसके बाद एक और आपका बच गया है नॉर्मेलिटी, तो हम लोग नॉर्मेलिटी पर भी डिस्कस कर लेंगे, नॉर्मेलिटी पर भी हम लोग सर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है।